छठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग, और उस क्रांति के युग में राजनीतिक क्रांति, मगध साम्राज्यवाद, और मगध साम्राज्यवाद के बाद बौद्ध और जैन को हम लोग कंप्लीटली देख चुके थे। आधा प्राचीन भारत आपका समाप्त हो गया है। हमारी आज की कक्षा मौर्य वंश से जुड़ी हुई है, और मौर्य वंश के दो भाग हैं मुख्य रूप से। एक भाग है कि मौर्य वंश का परिचय, सोर्सेज, हिस्टोग्राफी जिसे कहते हैं, कि मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज उपलब्ध हैं, वही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी भाग दो, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की उपलब्धियों को जरूर पढ़ें, तब जाकर आपका ये मौर्य का भाग कंप्लीट होता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फिर ऑफिसर बनने के दृष्टि से मौर्य काल का प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, ये सब महत्वपूर्ण भाग हैं जो जब भविष्य में जब वहाँ तक पहुँचने की क्षमता डेवलप कर जाएगी तब उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। हालांकि उसकी बेसिक बातें तो इसमें भी हम शासकों की उपलब्धियों के साथ बतला ही देते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज सबसे पहले मौर्य वंश का जो मैंने कहा ही, इसको दो भागों में बांटकर पढ़िए। एक भाग आपका है परिचय, एक भाग क्या है परिचय। अब परिचय में पढ़ते हैं हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी मीन्स सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं शासकों की विशिष्ट उपलब्धियां, शासकों की विशिष्ट उपलब्धियां। ठीक है, इस शासकों की विशिष्ट उपलब्धियां क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक, दो शासक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोक। हालांकि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, उसका उत्तराधिकारी दशरथ इत्यादि को भी थोड़ा थोड़ा, अंतिम शासक बृहद्रथ, उसके बिना तो आपकी कक्षा समाप्ति नहीं होगी, क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम कौन था, कौन सा शासक था? तो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति, ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने कर शुंग वंश की नींव रखी थी। इसलिए कभी कभी प्रश्न देखते होंगे कि वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो मौर्य के बाद कौन आया? शुंग, और शुंग के बाद आया कण्व। तो ये भी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारी आज की कक्षा सबसे पहले हिस्टोग्राफी से संबंधित है, तो हम लोग हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे। हिस्टोग्राफी मीन्स सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी मीन्स सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन। एक होता है पुरातत्व, इसके इसी कड़ी में आता है अशोक का अभिलेख, 14 दीर्घ शिलालेख है, छोटे शिलालेख हैं, स्तंभ शिलालेख है, लघु स्तंभ लेख है, गुफा लेख है। तो ये सब अशोक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और दूसरा भाग आता है वह है साहित्य, जैसे कौटिल्य का साहित्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। कुछ धार्मिक साहित्य भी है, जैसे बौद्ध धर्म का दिग्निकाय, जैसे प्रशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, जैसे भद्रबाहु कल्पसूत्र, उसके द्वारा भी मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ तमिल ग्रंथ अहनानुरु पुहनानुरु के द्वारा इस बात की जानकारी मिलती है कि मौर्य का प्रभाव दक्षिण भारत तक था। तभी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर संलेखन या संथारा विधि के माध्यम से, जो जैन रीति के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति है, उस विधि को अपना करके और अपने शरीर को मुक्त किया था आत्मा से। तो ये दर्शाता है कि कर्नाटक का क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र मौर्य के क्षेत्र के तहत आया, और इस बात की जानकारी उसी तमिल ग्रंथ से ही प्राप्त होती। तो इन्हीं सब बिंदुओं की परिचर्चा हम आज के इस कक्षा में आपके समक्ष करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और अभिलेख हैं,
जैसे रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, उसके द्वारा दो बातों की जानकारी मिलती है। एक कि पश्चिम भारत पर मौर्य वंश का प्रभाव था। दूसरी जो जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील एक बड़ा महत्वपूर्ण झील है गुजरात का, और उस झील का उपयोग हमने कृषि के विकास में किया, सिंचाई प्रबंधन में किया, जल प्रबंधन में किया। और इस झील से संबंधित 4 शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका गवर्नर पुष्यगुप्त, अशोक उसका गवर्नर तुषास्प, रुद्रदमन उसका गवर्नर सुविशाख, और चौथा है स्कंदगुप्त, उसका गवर्नर था चक्रपालित। ये 4 शासक और 4 गवर्नर का संबंध किससे है? सुदर्शन झील से है। और उस समय राज्य जो है सो जल प्रबंधन का काम करके कृषि के विकास पर ध्यान देता था। ये कितनी बड़ी बात थी। इन्हीं बिंदुओं को हम लोग आज एक एक करके पहले भाग को, पहले सोर्सेज हिस्टोग्राफी देखेंगे, परिचय देखेंगे, उसके बाद उन शासकों की उपलब्धियों को भी देखना चाहेंगे। आरंभ करते हैं, लिखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश देखिए, मौर्य वंश को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करना है। 2 भागों में बांटकर अध्ययन करना है। पानी लाओ तो जी। 2 भागों में बांटकर अध्ययन करना है। पहला, स्रोत, मौर्यकालीन स्रोत। मौर्यकालीन स्रोत, मौर्यकालीन स्रोत, ठीक है। और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक की विशिष्ट उपलब्धियां, शासकों की विशिष्ट उपलब्धियां, शासकों की विशिष्ट उपलब्धियां। शासकों की विशिष्ट उपलब्धियां, ठीक है। चलिए, सबसे पहले चलेंगे सोर्सेज पर। तो लिखेंगे मौर्य काल के जानने का निम्नलिखित स्रोत है। मौर्य काल को जानने का निम्नलिखित स्रोत है। मौर्य काल के जानने का निम्नलिखित स्रोत है। निम्नलिखित स्रोत है। पहला है पुरातत्व। पहला है पुरातत्व। पहला क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व, इसके तहत शिलालेख, 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख आते हैं। गुहा मतलब गुफा लेख। 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और 3 गुफा लेख आते हैं। 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और 3 गुफा लेख आते हैं। 3 गुफा लेख आते हैं, ठीक है। तो नोट में लिख देना। अति महत्वपूर्ण है कि अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था। नोट में लिख दीजिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था। अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था। पहला शासक था। अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए, जिसने ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए, ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में शुरू, अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में शुरू की।
अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में शुरू की? इन अभिलेखों में बौद्ध धर्म, युद्ध, आदेश और शासन की नीतियों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म, युद्ध, आदेश और शासन के नीतियों का उल्लेख मिलता है। और शासन के नीतियों का उल्लेख मिलता है। शासन के नीतियों का उल्लेख मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले लिख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अभिलेख के माध्यम से शासन की नीतियों को प्रचारित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? कौन था? फिर पूछेगा कि विश्व में कहाँ सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा आरंभ हुई? ईरान। फिर पूछेगा कि अशोक ने किस परंपरा का अनुकरण करते हुए भारत में भी अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत की? दे देगा ईरानी, यूनानी, टाटो नी बनाने में क्या टाइम लगेगा? ठीक है कि नहीं? तो आशा करता हूं कि लाइन एक है लेकिन क्वेश्चन 4 है, और यदि कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ लेते हैं तो फिर समस्याएं नहीं होती। उस पुरातत्व में जो अभिलेख है वो कितने अभिलेख है? 14। बड़े शिलालेख कितने? 14। 7 स्तंभ लेख है और साथ में 3 गुफा लेख भी है, जिसमें आप आगे चल के बराबर की गुफा, डोमस की गुफा, नागार्जुनी की गुफा इत्यादि का अध्ययन करेंगे। बराबर की गुफा काफ़ी महत्वपूर्ण गुफा है जो गया में है और जिसे अशोक ने आजीविकों को दिया था। हालांकि इसमें कुछ गुफा के जो उत्तराधिकारी थे, नेक्स्ट उत्तराधिकारी दशरथ थे, उन्होंने भी इस गुफा को आजीविकों को दिया था। अशोक के अलावा दशरथ को भी प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूछेगा इतिहास में प्रियदर्शी के नाम से 3 शासक प्रचलित रहे हैं। एक अशोक, दूसरा दशरथ और तीसरा श्रीलंका का राजा तिस्सा था। तीसरा श्रीलंका का राजा तिस्सा था। तीसरा श्रीलंका का राजा तिस्सा था, जिसे याद रखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम लोग आज जो सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं वो अशोक के 14 शिलालेख के विषय में। आपको 14 शिलालेख नहीं पढ़ना है, लेकिन सेकेंड, 13, दूसरा और 13 एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। जहाँ दूसरे शिलालेख का संबंध दक्षिण भारत के 4 राज्यों से है, वहीं 13वें शिलालेख का संबंध जो है वो कलिंग के युद्ध से है, जो उसके शासन के 9वें वर्ष, क्योंकि 269 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा दूसरी बार। पहली बार 273 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा था, 269 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा और 8 वर्षों के बाद 9 वर्ष के बाद अपने साम्राज्यवादी आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए उसने कलिंग पे आक्रमण किए। और कलिंग युद्ध की चर्चा उसी बृहत शिलालेख 13 में है, नंबर 13 में है। इसीलिए किसको भूलना भी नहीं है आपको, और सबसे पहले लिखना है अच्छे से। तो लिखेंगे शिलालेख। शिलालेख लिखे। दूसरे शिलालेख में पहले लिखो दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख में टोलचेर सत्यपुत्र और पांडे राजाओं का उल्लेख। टोलचेर, सत्यपुत्र और पांडे राजाओं का उल्लेख जबकि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। कौन से युद्ध की चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा है।
ठीक है, ये दो युद्ध नहीं भूलेंगे, ये दो शिलालेख नहीं भूलेंगे। कौन कौन से? दूसरा और 13वां। दूसरा और नोट नोट लिख दो। अति महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण है कि चौथे शिलालेख में धम घोष, चौथे शिलालेख में धम घोष, धम घोष, पांचवें में धम महापात्र, धम महापात्र, पांचवा में धम महापात्र, धम घोष, पांचवा शिलालेख में धम महापात्र, और 11वें शिलालेख में, और 11वें शिलालेख में, और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की चर्चा है, धम्म नीति की चर्चा है। कौन सी नीति की चर्चा है? धम्म नीति की चर्चा है। पूछेगा 13, आपकी परीक्षा में जब भी पूछेगा तो कौन सा पूछेगा? 13, लेकिन फिर भी दूसरा, पांचवा, 11वां, ये सबको थोड़ा सा ध्यान करके रख लीजिए, अच्छा रहेगा। बड़े शिलालेख के अलावा कुछ लघु शिलालेख भी थे, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। कुछ लघु शिलालेख की भी जानकारी मिलती है, कुछ लघु शिलालेख की भी जानकारी मिलती है। जैसे भब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। जैसे भब्रू शिलालेख में, भब्रू भब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। एवं अशोक नाम का उल्लेख, अंडरलाइन कर लेना लाल कलम से, एवं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति आस्था व्यक्त की गई, वो लिख लिया ना भब्रू में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति आस्था व्यक्त की गई, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति आस्था व्यक्त की गई। तुम बताओ तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था? सेम सेम, तुम बताओगे? बताओ। ये था बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, बताएगा। दूध पिटक बिना पिटक, अभी देखो कितना तेज है, मन तो करता है उठा के बाहर फेंक दे। यही पढ़ा है तुम, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न यही पढ़ा है। बगल वाला, ए तुम खड़ा हो जी, ए बच्चा, पेट में दर्द करता था ना, उठो खड़ा हो। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बहुत बढ़िया। जैन धर्म का त्रिरत्न? कॉपी तैयार करने आते हो कि याद करने आते हो? तुम बताओ जी, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तुम उठो जी बच्ची, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है जी? बौद्ध धर्म का कहाँ चला गया? तेल बेचने। तुम उठो, तुम उठो बच्ची, उठिए आप। नहीं नहीं, आप के डर से वहां बैठते हैं। इतना बढ़िया यहाँ बैठते थे, जगह तो खाली है अभी तक। के डर से भाग जाती है सब। बोलो। बहुत अच्छा। जब आप सुरती मूर्ति सबसे पूछते हैं, तुम निश्चिंत रहो, तुमसे नहीं पूछेंगे। बताओ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? लड़की में कौन कौन नंबर ज्यादा लाई है आज? तुम और तुम। मोनाली तुम बोलो, बोलिए बोलिए, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है?
हाँ स्वाति तुम बोलो, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न और जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? हाँ हाँ हाँ, बताना है। तुम बोलोगे? अरे वाह, सूत विनय, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। लड़का है तो क्या कहे उसको, सुनी हो कि नहीं? यही बात आंसर दिया है, उठा के आप बाहर फेंक देंगे। लड़की हो तो कहेंगे नहीं, तो रोने लगोगी नहीं। तुम उठो, शिक्षा दर्शन यही है तुम्हारा, यही पढ़ती हो। वेरी गुड। राजा बाबू सबसे ज्यादा नंबर लाया है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? वेरी गुड, बुद्ध धम्म और संघ। बताए थे ना, बुद्ध धम्म और संघ एकदम पहला लाइन ही है, वो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। उसी आधार पे बौद्ध धर्म की व्याख्या भी किया था। और जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, केबीसी बताए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्या मतलब है देख करके बताने का? याद करके रखिए ना, कितना बार कहते हैं। बुद्ध धम्म और संघ। और दूसरा जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। चलिए बैठ जाइए, शर्म करो, शर्म तुम कूद जाओ यहां से सीधे, समझा? पढ़ने के बाद ये हाल है। चलिए कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे भब्रू शिलालेख में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति आस्था किस शिलालेख में व्यक्त की गई? और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और संघ बताए कि पहले हम लोग बुद्ध पढ़ेंगे, परिचय, ठीक है कि नहीं? दूसरा पढ़ेंगे धम्म, माने उसके शिक्षा और दर्शन पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे संघ, संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन बताना क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। ऐसा नहीं कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये भी बोला वो भी बोली, ठीक है कि नहीं? लाइए, पढ़ता है। वेरी गुड। अब ऐसा नहीं कि फूल के कुप्पा हो जाना, लुच्चागिरी शुरू कर देना, जाओ वहां रखो। इन लोग के साथ ये भी ना दिक्कत है, तो आप प्रशंसा कर देंगे, लुच्चागिरी शुरू। अब क्या है, अब तो मास्टर साहब ही कह दिए हैं कि वेरी गुड। T20 का मैच है बाबू, यहाँ रोज खेलना पड़ता है। T30 चल रहा है अभी, खुश रहो। अभी क्या चल रहा है? T30, 30 क्वेश्चन रोज आता है ना, ठीक है कि नहीं? तो T30 चल रहा है रोज। और आज T50 हो गया था, ODI हो गया था। आज क्या हो गया था? ODI हो गया था। तैयारी करके रखे थे, 4 बजे शादी से आए, 4:30 बजे सोचे 2-4 घंटा सो लेते हैं तब ना लेंगे, तो उसका तैयारी करके रखे हुए थे, ठीक है कि नहीं? बात समझा? सब चीज़ का तैयारी रहता है। एक लड़का पूछा भी था, इसी नहीं BPSC में, वो भी था बराती सराती कहीं में, कहा सर कल क्लास लीजिएगा सर, 3 बज रहा था। कि क्यों? ऐसा तो कई बार हुआ है कि 5 बजे तक हम शादी में रहे, 6 बजे से क्लास ले लेते हैं। अब समझा कि नहीं समझा? हाँ, इसलिए हमारे रूटीन को तो उसको थर्मामीटर से नहीं लगाओ। हम दूसरे टाइप का आदमी है, 3 दिन तक जगह रह जाते हैं। और समझो? हाँ बैठो। हमारे विद्यार्थी सब जो शादी में गया, वो आज रात भर देखो आज गायब है, ठीक है? एक अभिषेक जी हैं, छुट्टी भी बजाबता एप्लीकेशन लिखता है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय आज शादी में जाना है, कल कक्षा से छुट्टी देने की कृपा की जाए। एक ये है सेवा में, प्रिंसिपल महोदय कल डॉक्टर से दिखाना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि आजकल मुझे भूख नहीं लगती है। तुमको भूख की जरूरत क्या है? 2-4-10 दिन भी नहीं खाओगी तो सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट। हाँ, बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? भूख। चलिए नेक्स्ट, तुमको जरूरत है, तुमको भूख नहीं लगती है तो जरूरत है भोजन की। चलिए कौन है पंडित? खड़ा हो तो खड़ा हो ना, ऐसे ही। भूख प्यास ताप को कौन सा ऑर्गन नियंत्रित करता है? तुम बोलना चाहती हो, बोलो।
तुम बोलना चाहती हो हम उसको कहें तो तुम इसको ये हंस रही है। आंख ठीक है ना, ऐसा नहीं ना कि हम 1.2/3 हो गए हैं। हाइपोथैलेमस, गुड। चलो खुश किया, कम से कम बैठो। कोई बता दिया है? इसने अभी इंफॉर्मेशन दिया है कि सर कोई बता दिया। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? कि कैसे तुम पहचानते हो कि वो नहीं जानता होगा? नहीं जानता है। सॉलिड विद्यार्थी मेरा निकला। तुम सब दिन हमको जब क्लास खत्म हो जाए 2 मिनट में रिपोर्टिंग करना। बैठो, रिपोर्टिंग ऑथोरिटी हो गया। हाँ, बता दिया कि तुमको नहीं पता है। हम मास्टर है, हमको नहीं पता कि तुमको पता है कि नहीं पता। इसको पता है कि तुमको नहीं पता है। चलिए आगे चलिए। कहाँ थे हम लोग? अभी हम लोग बायोलॉजी के हाइपोथैलेमस में नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि बायोलॉजी पढ़ाए हैं, हाइपोथैलेमस खूब पढ़ाए हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर खूब पढ़ाए हैं, ठीक है कि नहीं। और ऐसे डायनसेफ्लन, मेडुला ऑब्लंगेटा बायोलॉजी तुम लोग को नहीं पढ़ाया, तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है। वो तो साइकिल में चलता रहता है ना। तो उन बिंदुओं को जो पढ़े हैं पहले उसको कमांड कर लो। मुख्य बिंदु जैसे एफ बैच वाले पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एफ बैच वाले पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, एफ बैच वाले पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, एफ बैच वाले पढ़ रहे हैं करेंट मिसलेनियस, एफ बैच वाले पढ़ रहे हैं फिजिक्स। 6 खंड चल रहा है। 2 महीना में अब कितना खंड चलेगा? 2 महीना में सब थोड़ी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे बढ़िए। कहाँ थे हम लोग? हाँ, बबरू हो गया ना। अब लिखो अशोक का रुमनीदेयी अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखें कि अशोक का रुमनीदेयी अभिलेख, अशोक का रुमनीदेयी अभिलेख, रुमनीदेयी अभिलेख, रुमनी रुमनी देयी अभिलेख, अशोक का रुमनीदेयी अभिलेख में करारोपण की चर्चा है। करारोपण, टैक्सेशन की चर्चा है, की चर्चा है। इसी शिलालेख में, इसी शिलालेख से, इसी शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि, इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने, अशोक जब, अशोक ने नहीं, अशोक जब बुद्ध के जन्म स्थल गया, जन्म स्थल पर गया, बुद्ध के जन्म स्थल पर गया तो कर की दर में, तो कर की दर में तो कर की दर में 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। कितना से घटाकर कर दिया गया? 1/6 से घटाकर। पहले धर्मशास्त्र के अनुसार कर लिए जाते थे, और धर्मशास्त्र के अनुसार जो टैक्स लिया जाता था उसमें जो कहा गया कि धर्मशास्त्र के अनुसार 1/6 ही कर लीजिए, मतलब 15% ही कर लीजिए उत्पादन का। आज इनकम टैक्स में देखते हो 30% तक मैक्सिमम। धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हमारा मानना है कि टैक्स की दर बहुत ऊंची नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि सब लोग इजीली एसेसेबल होकर, यदि आप 10% यूनिवर्सल कर दें तो सब लोग खुशी खुशी देने के लिए तैयार रहेगा कि चलो 100 रुपया कमाते हैं 10 रुपया दे देंगे। लेकिन आप उसको जितना बढ़ा दीजिएगा तो लोगों में टैक्स चोरी की प्रवृत्ति क्या है, वो बढ़ जाती है, ठीक है कि नहीं। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना है। सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारियों का तो वेतन सरकार के नज़र में है तो आ जाता है आंकड़े में, लेकिन जो निजी क्षेत्र है
वो नहीं है, आंकड़े में पूरी तरह से नहीं आ पाता है। जबकि जीएसटी जैसी एक ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम 1 जुलाई से शुरू की गई। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। इकोनॉमिक्स जब पढ़ाते हैं उन सब बिंदुओं पे जब ये ख़त्म होगा तो आपकी इकोनॉमिक्स और साइंस के खंड चलते ही रहेंगे। ये सब तो साइकिल में चलता ही रहता है। और इकोनॉमिक्स हमेशा अपडेट भी रखना पड़ता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले बिहार विशेष इकोनॉमिक्स में हमने जानकारी दी थी, बहुत सारे बिंदुओं की जानकारी दी थी। आज तो इतिहास और करंट से जुड़े हुए होंगे उसमें। अभी कुछ क्वेश्चन बना है इतिहास का, और 10-20 और जो है 150 क्वेश्चन कम से कम रहेगा 9 बजे। तो निश्चित रूप से देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और मैंने कहा ही है कि कॉपी कलम लेकर बैठिए। 20 मिनट, ज़्यादा बड़ा लंबा हम कैसेट बनाते भी नहीं हैं। आप अपने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, और तब जो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि वो विलम्ब से जाता है, तो यूट्यूब लाइव पर शायद एक क्वेश्चन विलम्ब हो जाता है। मैं पहले आगे बढ़ जाता हूँ और आप बाद में उसको सुन। खैर वो तो अपने प्रक्रिया में ही रहेगा। तो आप लोग नोट करके रख ले और फिर मिला लें कि हमने 50 में आज 30 लाया कि 20 लाया कि 25 लाया, ऑनेस्टली। ठीक है कि नहीं? इस तरह से रोज आप मूल्यांकन करेंगे। सुबह में भी मूल्यांकन होता है, अपने से भी एक आध सेट बनाते रहिए। कहाँ गड़बड़ रहेगा? कोई गड़बड़ देखिएगा तो 3-4 महीने के बाद भी आपकी गुणात्मक स्थिति में बदलाव आ जाता है। महीना 2 महीना की कक्षा करते हैं सिर्फ, तो लगता है कि बहुत कुछ जानते हैं, जबकि मेरे अनुसार कुछ नहीं जानते। इतना पढ़ाने के बाद जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो 10 के बाद हमको एक आंसर कोई देता है। मेरे अनुसार कोई नहीं कुछ जानता है तब पढ़ाने के बाद भी। लेकिन तुमको लगता है कि नहीं सर बहुत हमको लाभ हो रहा है, हमको लगता है कि बहुत लाभ नहीं है। बहुत लाभ तभी है जब हम बटन दाबें और आंसर निकल जाना चाहिए कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में। अभी ना, तो फिर चर्चा में आएगा। ये तो नहीं है कि छूट गया। जैसे देखिए अभी उसने भूख भूख कहा तो हम कहे उठ खड़ा हो भाई। भूख की चर्चा किस ऑर्गन से होती है, किस से कंट्रोल होती है? भूख, प्यास, ताप बताया ना, आया ना ध्यान में? नहीं। जिसको इन्होंने कहा कि बुध लूट लिया सर, वो नहीं जानता था। बगल वाला उसको अरे बगल वाला भी बताया ने, नालायक। मास्टर के एंगल से सोचो कि बगल वाला भी बताया ना, कम से कम उतना लड़का याद रखा ना। तो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह से ग्रसित यह इंसान जल रहा है, उसकी सफलता को देख करके जल रहा है। इससे ऊपर उठ जाओ, आगे चलो। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? अब यह नहीं कहना कि सर इसका क्या किए हैं, सम्मान किए हैं कि अपमान किया है। मास्टर के पास कहीं सम्मान और अपना अपमान होता है। देखो उस दिन लक्की पकड़ाया, 2 थप्पड़ लगा। अरे लक्की को आज नहीं देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, बराती गया है सराती, एग्जाम देने गया। नहीं, हमको लगा शादी उदी का समय है। ठीक है कि नहीं? आजकल तो लड़का से ज़्यादा उत्साह में लड़का का दोस्त रहता है। नहीं, जो हम महसूस करते हैं सो का। और यही स्थिति लड़कियों की भी रहती है। ठीक है कि नहीं? लेकिन हमने आशीर्वाद दे दिया है कि 3 साल ब्याह नहीं होगा। जब तक नौकरी नहीं करोगी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, हमको 1 किलो काजू का बर्फी ला के नहीं दोगी, तब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होने देंगे। गार्जियन को फोन करके कहेंगे कि क्यों बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आगे लिखो। हाँ सर, वो पिताजी का जो नंबर दिए थे ना सर, वो सर चेंज कर गया। अच्छा ठीक है, आगे चल। कहाँ थे हम लोग? 1/6 से 1/8 कर दिया गया। अब इसी में क्वेश्चन घुमा दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख आर्थिक अभिलेख के रूप में जाना जाता है? सर तो लिखा भी नहीं किया। क्या नहीं लिखा हुआ है? टैक्सेशन लिखा हुआ है ना। वही टैक्सेशन क्या है? वही टैक्सेशन क्या है? इकोनॉमिक अभिलेख है, आर्थिक अभिलेख है। तो पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिए तो घूम गए, तुम भी घूम गए। परीक्षा में आर्थिक अभिलेख कौन है, याद करते रहे, कहीं है ही नहीं। अप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बनाओ। रोज 50-100 क्वेश्चन जरूर बनाओ, जिसे अप्लाई करते करते तुम सीख जाओगे। आगे लिखिए। कहाँ थे? खबरू हो गया। अब अशोक नाम का उल्लेख 4-5 अभिलेख में मिलता है। 4-5, उसमें 2 तो भूलना नहीं है। पहले एक याद रखो, मस्की। पहले मस्की। तुम लोग की परीक्षा में सबसे ज्यादा मस्की ही पूछता है, तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि
अशोक नाम का उल्लेख, अशोक नाम का उल्लेख मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर, गुज्जर स्थान था, गुज्जर और नेत्तूर से मिलता है। नेत्तूर, नेत्तूर, नेत्तूर से मिलता है। नेत्तूर, अरे ने लिखो, नेता लिखो और उसमें तू लगा दो। नेत्तूर, नेत्तूर लिख दे क्या? लेकिन दो याद रखना। कौन सा दो? मस्की और ब्रह्मगिरी। मस्की और, मस्की और, मस्की और, जब मस्की और, अरे वो जो था कल क्या नाम था, उदय, अजय, उदय कहाँ बैठा है जी? आज गायब है, गायब हो गया। वो ये सब हमारा गेस्ट स्टूडेंट है। लगता है कभी बहुत दिन हो गया मंदिर गए हुए, तो आज जाते हैं मंदिर, थोड़ा माथा टेक के आ जाते हैं। मंदिर है, मंदिर तो है ही, लेकिन ऐसा मंदिर है जहाँ रोज आना है। अब माथा नहीं टेकना है, कॉपी कलम लेके आना है, लिखना है, समझना है, बूझना है, फिर घर पे उसका मॉनिटरिंग करना है, तब जाकर आगे बढ़िएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है मस्की और ब्रह्मगिरी। मस्की और, जब वो दोनों याद हो जाए, फिर 2-4 बार रिवीजन करोगे ना, तो तुमको लगेगा ना सर गुर्जरा नेत्तूर छूट गया, तो गुर्जरा नेत्तूर भी याद कर लेना। तो इस तरह से मस्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा, नेत्तूर में अशोक नाम का उल्लेख है। कौन से नाम का उल्लेख है? शिलालेख खत्म। शिलालेख क्या हो गया? समाप्त हो गया। शिलालेख के बाद आता है स्तंभ लेख। तो लिखो स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, अशोक के समय में स्तंभ लेख 7 थे। स्तंभ लेख 7 थे। पहला दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपड़ा। दूसरा दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपड़ा। और दूसरा था दिल्ली टोपड़ा। टोपड़ा था हरियाणा में। दिल्ली टोपड़ा। ये दोनों अभिलेख, ये दोनों अभिलेख, ये दोनों स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। इस दोनों स्तंभ लेख को, किस दोनों स्तंभ लेख को? दिल्ली मेरठ और दिल्ली को, दिल्ली टोपड़ा को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने मध्यकाल में दिल्ली लाया था। दिल्ली लाया था। कहां लाया था? दिल्ली लाया था। इसी कड़ी में, इसी कड़ी में लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, इसी कड़ी में लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, और रामपुरवा, और रामपुरवा, ये तीनों कहाँ हैं? बिहार में। अब बिहार में कहाँ है? चंपारण में। तो लिख देंगे लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये तीनों चंपारण में है। ये तीनों बिहार के चंपारण में है। ये तीनों बिहार के चंपारण में है।
ये तीनों बिहार के चंपारण में। 5 हो गया। अब इसी कड़ी में एक और भी स्तंभ लेख बड़ा चर्चित है, जिसका नाम था प्रयाग स्तंभ लेख। तो लिखेंगे इसी क्रम में प्रयाग स्तंभ लेख भी उल्लेखनीय है, प्रयाग स्तंभ लेख भी उल्लेखनीय है। इसी स्तंभ लेख पर कालांतर में समुद्रगुप्त ने भी, इसी स्तंभ लेख पर कालांतर में इसी स्तंभ लेख पर कालांतर में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त ने, अपने राजकवि, क्या नाम था उसके राजकवि का, हरिसेन की सहायता से, अपने राजकवि हरिसेन की सहायता से विजय अभियान को अंकित कराया। 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 इसी क्रम में कालांतर में जहांगीर ने इस स्तंभ लेख को, इसी कड़ी में कालांतर में जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में रख दिया। जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में रख दिया। इलाहाबाद के किले में रख दिया। इलाहाबाद का किला कौन बनवाया था? अकबर ने। तो 3 क्वेश्चन इसमें बन गया। एक कि प्रयाग स्तंभ में कौन से अन्य, अशोक के अलावा किस अन्य प्राचीन काल के शासक का उल्लेख है? समुद्रगुप्त। और तीसरा, प्रयाग का जो स्तंभ लेख है उसे मध्यकाल में किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखा? जहांगीर। याद रहेगा तब ना, के लिए तो रोज देखना होगा, तब ना बटन दबाएंगे आंसर निकलेगा, नहीं तो फिरोज शाह तुगलक तो है ही, तब तो जो मन में आता है वो तो बोलते ही हैं। लेकिन याद करके रखिएगा तो फिरोज शाह तुगलक वहीं बोलिएगा जहां पर मैंने अभी बताया कि दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, इस दोनों के जो स्तंभ लेख थे उसको दिल्ली लाने का श्रेय किसको गया? फिरोज शाह तुगलक को गया। इस बिंदु को कभी किसी भी स्थिति में भूलेंगे नहीं। स्तंभ लेख की कड़ी में एक राजकीय स्तंभ है, जहां से हमने राजकीय स्तंभ लिया है, अशोक स्तंभ, सारनाथ। और भारत की एकमात्र सेवा है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसमें अशोक स्तंभ पहनने का गौरव प्राप्त होता है। अन्य किसी भी सेवा में यह गौरव प्राप्त नहीं होता है। आप कलेक्टर भी रहिएगा तो कलेक्टर का कोई निश्चित पोशाक नहीं है, फॉर्मल पोशाक है, शर्ट पैंट जूता पहनिए। ऑफिसर का तो एक फॉर्मल पोशाक होता ही है, लेकिन आईपीएस का एक यूनिफॉर्म होता है, और उस यूनिफॉर्म पर अशोक का स्तंभ रहता है। आईपीएस, इतनी गौरव की बात होती है, ठीक है कि नहीं? कोई भी बन सकता है, हम तो रोज कहते हैं, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत, अपने कमियों को दूर करना, लेखनी पे बल देना, चिंतन शैली पे बल देना, हमेशा सकारात्मक सोचना, परसेप्शन लेवल को बढ़ाना, एक एक चीज जो पढ़ लेते हैं उसको लंबे समय तक याद रखना, फिर उसको लेखनी में बदलना। इस तरह की ताकत होनी चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। और रातों रात होता नहीं है। ऐसा नहीं कि मास्टर साहब भभूत लगा दिए हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो 5 साल लगेगा ही। और आपका जो बेस है उसमें 6-7 साल तो कम से कम, आपका जो वर्तमान बुद्धि है
उसमें तो 1 आध साल और ज़्यादा ही करिए, कम नहीं कहिए, लेकिन करने वाला कुछ भी कर सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग, कहाँ पे थे? लिख देंगे नोट में, सारनाथ का अशोक स्तंभ। सारनाथ का अशोक स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिस पर 4 सिंह, जिस पर 4 सिंह, जिस पर 4 सिंह। कितने सिंह दिखाई देता है उस पर? दिखाई 3 ही देता है, लेकिन एक चौथा सिंह पीछे से छुपा हुआ है। जब आप देखिएगा तो दिखाई 3 ही देगा, लेकिन चौथा क्या है? छुपा हुआ है। तो 4 सिंह अंकित है। इसके अतिरिक्त शीर्ष के नीचे हाथी घोड़ा, शीर्ष के नीचे हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, सांड और सिंह। हाथी घोड़ा, सांड और सिंह, सांड और सिंह के भी चिन्ह मिलते हैं। सांड और सिंह के भी चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, हो गया। अब आइए, गुफा लेख तो लिखेंगे, स्तंभ हो गया, गुफा लेख लिखिए। अशोककालीन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण बराबर की गुफा थी। अशोककालीन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गया के बराबर की गुफा थी। गया के बराबर की गुफा थी। गया के बराबर की गुफा थी, जिसे गया की बराबर की गुफा थी, जिसे गया की बराबर की गुफा थी, जिसे आजीवकों को दिया गया था, जिसे अशोक के द्वारा आजीवक को दिया गया था। आजीवक, आजीवक को दिया गया था, आजीवक को दिया गया था। ये नहीं बताओगे तुम, हमको पता है। आजीवक धर्म का संस्थापक कौन था? कल ही बताए थे। कौन था? मक्खली गोसाल। कल ही बताए हैं। मक्खली गोसाल यही इसलिए कहते हो, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, याद नहीं रखते हो। ये बटन दावे आंसर आ जाना चाहिए। आजीवक धर्म का संप्रदाय कौन था? संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल। तो आजीवक को यह गुफा दिया। किस, कौन सी गुफा? बराबर की गुफा। हालांकि अन्य गुफा भी है, लोमस, सुदामा, लेकिन ये सब जानना नहीं है। लिख लो फटाक से। देखो, अन्य गुफा भी उल्लेखनीय है, अन्य गुफा भी उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट में, अन्य गुफा भी उल्लेखनीय है। लोमस, 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 सुदामा, सुदामा, सुदामा की गुफा भी उल्लेखनीय है। लोमस और सुदामा की गुफा भी उल्लेखनीय है। लोमस और सुदामा की गुफा भी उल्लेखनीय है। बस इतनी बात यदि आपको पच जाए, किसमें? पुरातत्व में, तो खत्म। अब आइए साहित्य, तो लिखिए साहित्य। साहित्य लिखिए, साहित्य, साहित्य लिखिए ना, साहित्य लिखेंगे। मौर्य काल के इतिहास को जानने का, मौर्य काल के इतिहास को जानने का, मौर्य काल के इतिहास को जानने का, मौर्य काल के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका है। अति महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में बटा है। 15 अधिकरण और 180 अध्याय में बटा है। 15 अधिकरण और 180 अध्याय में बटा है। 180 अध्याय में बटा है। 15 अधिकरण और 180 अध्याय में बटा है। 180 अध्याय में बटा है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय और इस पुस्तक को या इसे प्रकाश में लाने का श्रेय श्याम शास्त्री को जाता है। श्याम शास्त्री 1905 को जाता है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्याम शास्त्री 1905 को जाता है। श्याम शास्त्री 1905 को जाता है। ठीक है, श्याम शास्त्री 1905 को जाता है। बस कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल के प्रशासन, विशेषकर सप्तांग सिद्धांत, इन सब की चर्चा जब आप आगे बढ़िएगा और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को देखेंगे कल, तो उसमें हमारी परिचर्चा कल क्लास में होगी, ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किसी भी स्थिति नहीं भूलना है। तो कितने अधिकरणों में बटा हुआ है? 15। और कितने अध्याय में? और किसने प्रकाश में लाया इस पुस्तक को? श्याम शास्त्री ने। सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, इसके अलावा वो लिख चुके हो पहले भी। इसके अलावा भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद का परिशिष्ट प्रबंध, ये सब ऐसी पुस्तक है जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ ही दिन पहले आप लोग कॉपी में लिखे हैं, एक बार सुना दिए हैं कि जिसके द्वारा भी मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक संदर्भ की जानकारी प्राप्त होती है। आगे आइएगा। इस क्रम में मेगास्थनीज की इंडिका उल्लेखनीय है, तो लिखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका से निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलती है। से निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलती है। पहला लिखेंगे, भारतीय समाज 7 भागों में बटा था कर्म के आधार पर। भारतीय समाज 7 भागों में बटा था। दूसरा, भारतीय समाज 7 भागों में बटा था। दूसरा, भारत में दास प्रथा नहीं थी। भारत में दास प्रथा नहीं थी। भारत में दास प्रथा नहीं थी। तीसरा, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख समितियों के द्वारा मिलता है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख समितियों के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? समितियों के द्वारा मिलता है। समितियों के द्वारा मिलता है। ठीक है, बस। ओके, तो इतनी सोर्सेज है जिसके आधार पर
मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो हम लोगों ने आज पहले भाग में क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा परिचय, और परिचय में क्या पढ़ा? सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, कि मौर्य के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं और उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। आशा करूंगा कि कल की कक्षा में आप लोग निश्चित रूप से याद करके आएंगे, जिससे पूछताछ करने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि सब लोग खड़े हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आता है पूछने। जब आप पढ़ा देते हैं, हमारे एंगल से सोचिए कि जब आपको इतना मैराथन तरीके से पढ़ा देते हैं और आप में से एक दो आंसर देते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है पढ़ा। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करके आइए, याद करके आइए, थोड़ा कूद फान कम कीजिए, ठीक है कि नहीं? अध्ययन पे विशेष ध्यान दीजिए और इस तरह से आगे बढ़िए। कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपसे आग्रह होगा कि पृथ्वी को बचाने के लिए जो भी कदम आप उठा सकते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे ये कदम, जैसे आप 10 बाल्टी पानी से नहा रहे हैं तो पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जल संरक्षण नहीं कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हम भूमि में हरी खाद की जगह रासायनिक खाद से ज़्यादा उत्पादन करें तो रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दो। हरी खाद, सनई, ढेंचा का प्रयोग करो, मूंग का प्रयोग करो, लोबिया का प्रयोग करो। उन्हें पृथ्वी को बचा, पौधा लगाइए। सबसे अच्छा तो उपाय पौधा लगाने का है। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर एक आध दो पौधा लगा दीजिए, ठीक है कि नहीं? और इस तरह से आगे बढ़िए, पृथ्वी को बचाइए। दिवस मनाने का औचित्य यही होता है, जागरूकता लाना। और पहला पृथ्वी दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील, रियो डी जेनेरो में 1992 में। वो पर्यावरण सम्मेलन था पहला, स्टॉकहोम में। और ये पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में। बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत? 17%। आशा है कि सारी बात समझ होंगे। मुकेश जी के अनुसार विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। मैंने आप ही पूछे, आप ही गायब हो गए। 18 अप्रैल को। और सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाएगा? 24 अप्रैल को। जय हिंद, थैंक यू। आज 9 बजे